हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 के पेपर के रीजनिंग सेक्शन के डिस्कशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीजीएल एग्जाम में कुल 100 प्रश्न आते हैं टीयर 1 में। 4 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो आज हम रीजनिंग सेक्शन में जो 25 क्वेश्चंस आए थे उनके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट, इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, नंबर, वर्बल एंड लेटर। नंबर एनालॉजी के 3 क्वेश्चंस, लेटर एनालॉजी का 1 और वर्बल एनालॉजी के 2 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस इन टोटल ऑन एनालॉजी। कोडिंग डिकोडिंग पे 2 क्वेश्चंस थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर एग्जामिनेशंस में आपको हमेशा कोडिंग डिकोडिंग पे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। डिक्शनरी ऑर्डरिंग, साइन इंटरचेंज, नंबर सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इन सभी पे एक क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशंस एक और बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है पेपर सेटर का, हर एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन इसका दिख जाता है। मैथमेटिकल पजल, फिगर काउंटिंग, सिलोजिज्म, डाइस, वेन डायग्राम्स, और ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑन मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, सीरीज एंड एम्बेडेड फिगर्स। तो टोटल 25 क्वेश्चंस। एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इजीएस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर, दिस इज बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। इफ dig is coded as 25 and cut is coded as 49, then how will kick be coded as? तो डिग कोई वर्ड है, इसका कोड आपको 25 दिया है, कट इसका कोड आपको 49 दिया है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी लेटर्स दिए गए हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जो भी इनकी पोजीशंस हैं, वो एक बार लिख लेते हैं। जैसे डी 4th लेटर है, आई 9th और जी 7th। अगर 4 + 9 + 7 भी करें तो ये टोटल आता है 20। ऐसे ही यहां पर 3, ये 21 और ये 20, और अगर इसका हम टोटल करें तो ये आता है 44। अब ध्यान से देखें, 20 + 5 is 25 and 44 + 5 is 49। तो सिमिलरली किक शब्द जो आपको यहां पर दिया गया है, इसके भी जो लेटर्स हैं इनकी हम प्लेस वैल्यूज लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें मिलता है 34, और इसमें अगर हम 5 ऐड करें तो हमें प्राप्त होना चाहिए 39, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि लेटर्स की पोजीशंस इन इंग्लिश अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप लेटर एनालॉजी, लेटर ऑड वन आउट, लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर पे क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये एक फिगर दे रखी है आपको यहां पर कुछ इस तरह से, और रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये ठीक इसी प्रकार हमें दिखनी चाहिए। तो इन सभी फिगर्स को आप देखें, अगर पहली फिगर को देखें तो ये कुछ यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद ये कुछ लाइन ऐसी होनी चाहिए थी जो कि यहां पर है नहीं। तो 1 आंसर नहीं हो सकता। 2 में अगर देखें तो ये देखिए, ये एक डायग्राम है जो बनकर आता है, जो बिल्कुल हमारे दिए गए डायग्राम जैसा है, परंतु ये वाला पार्ट जो बाहर निकल रहा है, यहां से ऐसे कुछ बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो ये भी छोड़ दीजिए। यहां पर तो कहीं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख ही नहीं रही, जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 2 और 3 आंसर नहीं बनेंगे। 4 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना एक तरह से वो डायग्राम जो यहां पर हमें दिया गया है, और ये साइड पे जाता हुआ आगे की तरफ जाती हुई लाइन। तो चॉइस 4 हमारा सही उत्तर बनकर आता है। पेपर कटिंग, सीजीएल और सीएचएसएल में खासकर इस पे काफी क्वेश्चंस दिखते हैं, सीपीओ में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो काफी फेवरेट टाइप है ये पेपर सेटर की। अब ये आपके पास एक स्क्वायर पेपर शीट है, इसे पहले आप ऐसे डायगनली फोल्ड करेंगे, यहां बीच में से डायगनल से, और ऐसा फोल्ड होने के बाद में जब पेपर इतना ही रह जाएगा तो ये वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसे ऐसे फोल्ड कर दें, ये वाला ट्रायंगुलर पार्ट इस तरह से फोल्ड कर दें। तब एक और यहां पर स्क्वायर मिल जाएगा, जैसा यहां पर
लास्ट डायग्राम में दिया गया है, और फिर यहां से आप इसे कट कर दें। अब जब हम इसे खोलेंगे तो ठीक विपरीत दिशाओं में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में खोलेंगे। जिस डायरेक्शन में हमने फोल्ड किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे खोला जाएगा। तो अब इस फिगर में से अगर आप ये वाला ट्रायंगल जो आपने फोल्ड किया था ये कहीं यहां पर होना चाहिए। इसे अगर खोला जाएगा कुछ इस तरह से तो ये यहां पर कटा हुआ होना चाहिए। ये वाला हिस्सा ये ऐसे कट जाना चाहिए और ये वाला हिस्सा इधर कट जाना चाहिए जब इसे आप खोलेंगे तो। अब ठीक ऐसे ही ये वाला भाग जो है स्क्वायर का, इसे खोलिए तो ये यहां इस तरह से लाइन आएगी, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, ये वाला कट इधर आ जाएगा। तो ये फिगर है जो आपको मिलेगी। अब यही वाला पार्ट जब आप खोलेंगे तो ये दोबारा यहां एक्सटेंड होगा, बीच में कुछ इस तरह से बनना चाहिए। और इस वाले ट्रायंगल को आप जब लेफ्ट में खोल रहे हैं तो ये पूरा यहां से कटेगा, ये बीच का कट यहां पर भी आएगा, ठीक इसके सामने। ये वाला कट जो आप देख रहे हैं ये इधर आना चाहिए और ये वाला कट जो है ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम जो है ये हमें चॉइस 4 में दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, यहां से कंफ्यूज मत होइए, चॉइस 2 के अंदर ये वाले पार्ट्स जो हैं कटे होने चाहिए थे, जैसे यहां कटे हुए हैं वैसे यहां पर भी कट्स पड़ने चाहिए थे, वो नहीं है। तो चॉइस 4 में यहां पर अगर आप देखें तो ये आकृति ठीक इस आकृति के साथ मिलती जुलती है, यही हमारा सही उत्तर है। एक क्वेश्चन भी नॉन वर्बल रीजनिंग का है। सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो सीरीज पे है ये क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डायग्राम है। 4 ऑलरेडी दिए गए हैं जिसमें कि ये लाइंस एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट डायग्राम जो 5th डायग्राम है वो भी आना चाहिए। तो पहले डायग्राम में अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 इंक्लाइंड लाइंस हैं। उसके बाद में ये इंक्लाइंड लाइंस जो हैं ये कुछ इस तरह से मूव हुई लेफ्ट की तरफ। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हो गई और इंक्लाइंड लाइंस 1 बढ़ के 3 हो गई। और अगले डायग्राम में फिर ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से झुकी, इनका झुकाव बाईं तरफ हुआ। तो अगले डायग्राम में 3 लाइनें आनी चाहिए जो हॉरिजॉन्टल हो और 4 जो कि वर्टिकल हो। जैसा आप देख सकते हैं 1 1 2 2 और ये 3, इसी तरह से 2 2 3 3 और ये 4। अब इस तरह का डायग्राम जो हमें यहां पर दिख रहा है ये केवल चॉइस 4 में हमारे सामने है। दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set. तो ये सीधा सीधा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जहां पर कि इस सेट में जो 3 नंबर्स हैं जिस तरह से आपस में रिलेटेड या संबंधित हैं, ठीक उसी तरह से रिलेटेड या उसी तरह से संबंधित नंबर्स का सेट चारों चॉइसेस में से कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो 9, 35 और 16 में देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। अब ध्यान से देखने पर यह मालूम पड़ता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, और 3 + 4 बना 7, जिसे हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 35। अब 3 और 4 का 7 बना, 7 पंजे 35। इसी तरह से ये रिलेशन एक बन रहा है। तो क्या इसी तरह का कुछ रिलेशन हमें चॉइसेस में दिए गए सेट्स के अंदर भी मिल सकता है? ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि सभी सेट्स में पहला और आखिरी नंबर जो है वो स्क्वायर है, जैसा कि हमें दिए हुए सेट में भी दिख रहा है। लेकिन ये है 4 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, और 4 और 8 होता है 12 और 12 पंजे होता है 60, लेकिन ये है 50। ये 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, और बीच में आना चाहिए 5 + 4 = 9 × 5 45, लेकिन बीच में दिया गया है 30। इसी तरह से यहां पर यह है 36 6 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, एंड 6 + 5 = 11 × 5 = 55। सी में ये वाला रिलेशन बनता हुआ हमें दिख रहा है, जबकि डी में ऐसा नहीं हो रहा। 9 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 9 + 6 = 15, 15 × 5 = 75, लेकिन यहां पर हमें दिया गया है 65 जो कि गलत है। तो ठीक यही रिलेशन हमें
सी में प्राप्त हो रहा है, सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए नंबर एनालॉजी का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे हमने पीछे देखा था सेट वाला क्वेश्चन, ठीक वैसे ही यहां पर भी दिख रहा है। तो देखें यहां पर 3 इंटू 4 तो बना 12 और 12 का डबल है 24। तो क्या ऐसा ही यहां पर कहीं हो रहा है? देखिए यहां पर है 6 इंटू 11 66 इंटू 2 तो होगा 132, लेकिन यहां सिर्फ 35 दिया है, तो ए में तो ये बात बन नहीं रही। चॉइस बी में 2 इंटू 8 है 16 इंटू 2 32 होता है, 30 नहीं, तो चॉइस बी भी आंसर नहीं हो सकती। चॉइस सी में 12 इंटू 4 है 48 और 48 का डबल होता है 96, 84 तो होता नहीं, तो चॉइस सी भी नहीं। लेकिन अगर डी देखा जाए तो 4 इंटू 9 है 36 और 36 का डबल आता है 72, तो चॉइस डी में ठीक यही पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए सेट के अंदर नंबर्स के बीच में जो पैटर्न है उसी को दर्शाता है। सो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following 4 clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. तो क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट लेटर बेस्ड, लेटर क्लासिफिकेशन या लेटर ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप इन सभी चॉइसेस की प्लेस वैल्यूज ले लें तो आप पाएंगे यहां पर 3 3 3, कुछ इस तरह से अंतर है। बी में GHIJ 7 8 9 10 1 1 1, जो अंतर है एडजेसेंट या पड़ोसी लेटर्स के बीच में समान ही आते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जबकि MOQS अगर लिया जाए तो 13 15 17 19 यहां पर भी 2 2 का अंतर आ रहा है, परंतु चॉइस डी में PSUX 16 19 21 और 24 यहां 3 का अंतर, यहां पर 2 का अंतर आ रहा है और फिर यहां पर 3 का अंतर आ रहा है। इस चॉइस में गड़बड़ है। ये इन तीनों चॉइसेस में दिए गए लेटर्स के ग्रुप्स में जो लेटर्स के बीच में रिलेशन है उसको फॉलो नहीं करता है, तो चॉइस डी इन सबसे अलग हो गया, इसलिए हमारा उत्तर हो गया। 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the number that is different from the rest. ये नंबर ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हुआ। अब इसमें जो नंबर्स आपको दिए गए हैं या तो उसमें आप देखेंगे कोई पैटर्न है, आसपास के स्क्वायर या क्यूब से आप तुलना कर सकते हैं। ऐसा आप केवल 2 ही नंबर्स में कर सकते हैं। देखिए 126 जो है वो हम 125 प्लस 1 यानी 5 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 217 को हम 216 प्लस 1 6 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन 189 और 254 को हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि यहां पर कहा गया है कि 3 of the following 4 numbers are alike, तो ये तो कोई समानता निकल कर नहीं आई इनमें। दूसरा, इन्हें हम जोड़कर देखते हैं अंकों को, तो यहां पर देखें 1 प्लस 2 प्लस 6 ये आया 9, 1 प्लस 8 प्लस 9 18, 2 प्लस 5 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 प्लस 7 10। अब इनमें भी कोई समानता नहीं दिख रही। इन्हें मल्टीप्लाई करें तब भी बात नहीं बनेगी। अब डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, ध्यान से देखने का मालूम पड़ेगा कि अगर 126 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 7 से जाता है ये, 7 1 7, 7 8 56। ठीक ऐसे ही 189 भी 7 से भाग होता है, 7 2 14, 7 7 49। 254 क्या ये 7 से भाग होता है? जी 7 से भाग नहीं होता। बहरहाल 217 7 से डिवाइड होता है, 7 3 21 एंड 7 1 7। तो ये 3 नंबर जो हैं ए बी और डी में जो दिए गए हैं आपको, ये 7 से डिवाइड होते हैं, जबकि 254 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो ये बाकी तीनों से अलग हो गया। और बाकी तीनों में समानता क्या है कि बाकी 3 नंबर जो हैं वो 7 से डिवाइड होते हैं, और ये चौथा नंबर जो सी में आपको दिया गया है 254, ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये इस ग्रुप से बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ब्लड रिलेशन में। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स देयर आर 2 कपल्स। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसको कि 2 कपल्स हैं, शादीशुदा जोड़े, विवाहित जोड़े, ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन। तो दोनों के ही
दो दो चिल्ड्रन है। बी एंड डी आर ब्रदर्स एंड ईच हैज 2 चिल्ड्रन। लीजिए यहां से शुरू करते हैं। अब यहां पर हम फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे जिससे कि हम इस प्रश्न का हल बनाएंगे। बी और डी ये दोनों के दोनों ब्रदर्स हैं जैसा कि बताया गया है, और इन दोनों के दो दो बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन। तो पक्की बात यही है वो लोग जो विवाहित जोड़े हैं, ये इनकी वाइफ्स होंगी। अभी तक हमें मालूम नहीं है कि कौन कौन है ये चिल्ड्रन। E is the aunt of A who is the cousin brother of C। तो भाई A और C ये कजन ब्रदर हैं, ये यही कहीं पर आएंगे इस लेवल पर, और E इनकी आंट है तो E या तो यहां है या फिर यहां है, इन दोनों में से एक स्थान पर है। लेकिन अगर A यहां है तो C यहां होगा, अगर C यहां है तो A यहां होगा। तो देखते हैं कौन कहां है। C इज द सिस्टर ऑफ H। अब C और H जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए, या तो CH यहां पर होंगे या फिर CH यहां पर होंगे। देखते हैं कहां है। हु इज द कजन ब्रदर ऑफ G। तो इसका मतलब जो बच्चे हैं वो मिल गए हैं, AG और CH। अब कौन किसका बच्चा है, कौन किसका चाइल्ड है, ये अभी तक पता नहीं चला। आगे दिया है F इज द वाइफ ऑफ B। तो लीजिए ये तो आ गई F। अब दोनों में से एक स्थान पर E को आना था, तो ये आ गई E। और E जो है वो बताया जा रहा है कि E इज द आंट ऑफ A। तो E के यहां पर तो दोनों बच्चे हैं, तो पक्की बात A यहां होगा ताकि E जो है उसकी आंट हो सके, माने चाची। तो A का सिबलिंग है G, जहां पर कि A ब्रदर होगा, और A और C हुए कजन्स, और C का ब्रदर जो है वो बताया गया है H। और पूछ रहे हैं हाउ इज H रिलेटेड टू F। तो H F का नेफ्यू हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, भतीजा बोल सकते हैं, जो कि दिया गया है हमें चॉइस A में। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। बाय, डिनर, मार्केट, वेजिटेबल्स, कुक। इसे एक ऑर्डर में रखना है, ऐसा ऑर्डर जिसमें कि ये एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। इसमें अगर हम देखें कुक और डिनर, तो ये आप जानते हैं कि पहले कुक करेंगे उसके बाद ही तो डिनर कर सकते हैं। तो 5 के तो बाद में ही 2 आना चाहिए, पक्की बात। तो आप पहले तो मार्केट जाएं, वहां से वेजिटेबल्स बाय करें, खरीदें, उन्हें कुक करें और फिर डिनर कर पाएंगे आप। तो 3, 4, 1, 5, 2 ये ही सही क्रम होगा लॉजिकली इन वर्ड्स को और इन एक्टिविटीज को अरेंज करने का। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। वेन डायग्राम्स पे आधारित प्रश्न। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। अंकल, रिलेटिव्स, रिच। तो भाई सभी अंकल रिलेटिव्स होते हैं, तो ये हो गया रिलेटिव्स, और सभी अंकल्स जो है वो रिलेटिव्स होते हैं, और कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो रिच होते हैं, जिसमें से कि कुछ अंकल्स होते हैं जो रिच होते हैं। तो इस तरह का डायग्राम होगा जो कि आपको चॉइस 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस पे दिया गया है। 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। तो पूछ आपसे रहा है कि टॉप और बॉटम की तो बात छोड़िए, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 6 पूछ ही रहा है आपसे। तो दोनों डायग्राम्स को अगर आप कंपेयर करें तो उसमें नंबर 1 आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोनों जगह प्लेसेस अलग है। तो रूल 3 क्या कहता है, 1 कैरेक्टर इज कॉमन बट इन डिफरेंट प्लेसेस। तब हम क्या करते हैं, तब हम कॉमन नंबर से प्रश्न में पूछे गए नंबर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में पूछा गया 6 जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ये नंबर कॉमन नंबर 1 से कौन सी डायरेक्शन में है। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं आप यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे डायग्राम में भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएं तो आपको उत्तर मिलता है 2। तो ये नंबर 2 है जो नंबर 6 के ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन वर्बल एनालॉजी। लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस
इन द सेम वे एज आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो लॉयर का क्या काम होता है? जस्टिस दिलाना। इसी तरह से आर्बिट्रेटर का काम क्या होता है? आर्बिट्रेटर का काम होता है किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू को सुलझाना। तो आर्बिट्रेटर का काम होता है सेटलमेंट। सो चॉइस सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different. Pick the odd word out. तो अब आपके पास में ये प्रश्न दिया गया है वर्बल ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट के ऊपर। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कमेन, फेनल। तो ग्राउंडनट जैसा कि आप जानते हैं होती है मूंगफली। मस्टर्ड यानी राई। क्यूमिन माने जीरा और फेनल माने सौंफ। तो राई, जीरा, सौंफ ये तीनों के तीनों सीड्स होते हैं, लेकिन मूंगफली को सीड नहीं कहा जाता। मूंगफली एक नट होता है, गरी कह सकते हैं। तो ग्राउंडनट ए जो है वो बाकी तीनों से अलग होता है क्योंकि यहां पर ग्रुप बन रहा है सीड्स का, और जबकि ग्राउंडनट या मूंगफली एक सीड या बीज नहीं है। अगला प्रश्न सिलोजिज्म पर। तो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, जो भी आपकी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। ऑल रूलर्स आर मशीन, सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स। कंक्लूजन्स पर जाएं। सबसे पहले इमीडिएट कंक्लूजन आईसी देखें। सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम्स। तो ये है रूलर्स और ये है कॉस्टली आइटम्स। निकलेगी तो मेन कंक्लूजन निकलेगी। क्या मेन कंक्लूजन निकल सकती है? टिक, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। मिडल टर्म मशीन्स को दोनों ही वाक्यों में क्रॉस मार्क मिल गया, और ऐसा होने पर बाकी दोनों टर्म्स रूलर और कॉस्टली आइटम के बीच में कंक्लूजन प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो 1 तो नहीं आ सकता। तो रूलर और कॉस्टली आइटम के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। आगे देखें। सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स। सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम्स को घुमाएं पलटाएं तो सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स बिल्कुल निकल कर आता है, क्योंकि सम जो क्वांटिफायर है इसमें दोनों टर्म की अदला बदली की जा सकती है। सम ए आर बी बराबर होता है सम बी आर ए के। ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स। देखिए, सम से हम ऑल पर नहीं आ सकते, हाँ ऑल से हम सम पर जरूर जा सकते हैं। अर्थात अगर हमें दिया गया है ऑल ए आर बी, तो इससे हम ये निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि सम ए आर बी, ये कंक्लूजन ले सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं जा सकते। ऑल से हम सम पर कंक्लूड कर सकते हैं, सम के मायने में कंक्लूड कर सकते हैं। ऑल से हम सम के मायने में या सम पे कंक्लूड कर सकते हैं, डिलीट। ऑल से हम सम के टर्म्स में कंक्लूजन ला सकते हैं, लेकिन सम से हम ऑल के टर्म्स में कंक्लूजन नहीं ला सकते, उल्टा नहीं जा सकते। तो तीसरा भी रॉन्ग हो गया। ओनली 2 इज करेक्ट। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रश्न को हम वेन डायग्राम से भी एक बार करेंगे। ऑल रूलर्स आर मशीन्स। देखिए, ये 2 डायग्राम्स आते हैं। रूलर इज इक्वल टू मशीन। सम मशीन्स आर कॉस्टली आइटम। तो मशीन्स और कॉस्टली आइटम के बीच में इंटरसेक्शन यहां पर कम से कम और यहां पर ज्यादा से ज्यादा। यहां पर आप देख रहे हैं कि रूलर और कॉस्टली आइटम के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, जबकि यहां पर रूलर और कॉस्टली आइटम के बीच में 100% इंटरसेक्शन है। तो अब यहां पर अगर आप देखें सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम, तो ये हम नहीं कह सकते इस डायग्राम के चलते, पहले डायग्राम के चलते। हाँ, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स, यहां पर जो इंटरसेक्शन आ रहा है, साझा क्षेत्र आ रहा है, उससे हम ये जरूर कह सकते हैं। ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कॉस्टली आइटम्स जो यहां पर नीचे दी गई हैं ये मशीन्स नहीं है। तो चॉइस सी हमारा यहां पर सही उत्तर बन जाता है। Select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. ये लेटर एनालॉजी का सीधा सीधा प्रश्न है, जहां पर आपको बहुत फायदा होगा अगर आप प्लेस वैल्यूज ले लेंगे लेटर्स की। तो 3, 5, 7, 9, 1, 7, 5, 11, 4, 6, 8, 10। अब ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, 3 में से 2 गया तो 1 आया। इसे मैं सामने सामने लिख देता हूं ऐसे, तो ज्यादा अच्छी तरह से हम इसे समझ पाएंगे। ये -2, ये +2, ये -2 और ये +2। तो ठीक इसी क्रम का इस्तेमाल हमें, इसी पैटर्न का इस्तेमाल करना है DFHJ पर। 4, 6, 8, 10
-2 + 2 -2 + 2, 4 - 2 2 यानी B, 6 + 2 8 यानी कि H, 8 - 2 6 that is F and 10 + 2 is 12 that is L. तो B H F L जो कि हमें दिया गया है चॉइस C है स्थान पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में दिए गए सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन आ गया कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जैसा हमने पहले भी डिसाइड किया था, इसकी जब चर्चा हमने की थी एक वीडियो में, कि आप एक एक करके इसमें चॉइसेस डालते रहें, जहां पर आपको एक सेट पैटर्न दिख जाए वही वाली चॉइस आपका आंसर है। उससे पहले आप नंबर ऑफ लेटर्स जरूर गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 लेटर्स को हम थ्री ग्रुप्स ऑफ 6 लेटर्स या फिर 6 ग्रुप्स ऑफ 3 लेटर्स में हम बांट सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर 3 लेटर्स आ ही रहे हैं और शुरुआत में बी सी भी बनेगा या बी ए भी बनेगा, बी बी भी बनेगा, तब सिर्फ 2 ही लेटर्स हमें दिखेंगे, तो बेहतर होगा कि हम इसे 6 लेटर्स के भाग में बांट देते हैं। तो इस तरह से हमने बांटा। अब इसके बाद आप चॉइसेस का इस्तेमाल करें। पहली चॉइस लगाएं सी बी बी ए सी, इसे फिल कर दें सी बी बी ए सी। तो अब देखें कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है इसमें। बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, बी ए बी ए सी बी, ये तीसरा अलग हो गया, तो चॉइस ए गलत हो गई। हालांकि चॉइस बी भरे सी बी ए बी सी, सी बी यहां पर मैं ए बी सी कर देता हूं, बी सी बी ए बी बी, बी सी ए बी बी, बी 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 ए सी बी, ये भी कुछ पैटर्न इसमें बना नहीं, तो चॉइस बी भी यहां पर फिट नहीं होती। तो चॉइस सी ट्राई करते हैं, सी डबल बी सी बी, सी डबल बी, उसके बाद में सी बी, बी सी बी ए बी बी, ये यहां दिखा बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, तो ये बी सी बी ए बी बी के 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए चॉइस सी जो है ये यहां पर एक कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाता है बी सी बी ए बी बी की, जो कि ग्रुप बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर सीरीज, इसका प्रश्न है ये 3 से 7 से 16 से 35 से कुछ फिर 153। तो ये तो देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि 3 इंटू 2 प्लस 1 7 आ रहा है, 7 इंटू 2 प्लस 2 16 आ रहा है, 16 इंटू 2 प्लस 3 35, 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35। तो आगे भी आना चाहिए 35 इंटू 2 प्लस 4, 35 इंटू 2 70 प्लस 4 74, और फिर 74 इंटू 2 प्लस 4 क्या 153 आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो 74 इंटू 2 प्लस 5 153 आना चाहिए। देखिए +1 +2 +3 +4 +5, तो ऐसे में चलिए देखते हैं। 74 इंटू 2 आता है 148, इसमें अगर 5 ऐड करें तो मिलता है 153, बिल्कुल सही। तो 74 इस सीरीज में बिल्कुल सही फिट हो जाता है। सो चॉइस बी जिसमें 74 है दैट इज द करेक्ट आंसर। इन अ कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये आपके सामने। विक्ट्री इज रिटन एज, कुछ दिया हुआ है तो उसी तरह से उसी प्रकार ट्रेटर का कोड क्या होगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको। विक्ट्री का कोड है CIVSYRO। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 3 लेटर्स जो हैं इनका क्रम उल्टा कर दिया गया। VIC को लिख दिया गया है CIV, इसे उल्टा कर दिया है। और फिर T से एक लेटर पहले का लिखा गया है। T से पहले इंग्लिश अल्फाबेट पे S आता है, और फिर उसके बाद में जो बाकी 3 लेटर्स हैं इनका क्रम भी उल्टा कर दिया गया है। ORY को लिख दिया गया है YRO। तो ठीक इसी पैटर्न का हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड ट्रेटर में, जिसमें कि पहले 3 लेटर का क्रम उल्टा कर दीजिए ART, फिर बीच वाला लेटर जो I है इससे पिछला लेटर जो आता है इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि होता है H, वो लिख दीजिए, और फिर आखिरी 3 अक्षरों का क्रम भी उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो TOR का बन गया RO,
टी, तो ARTHROT ये हमें दिया गया है चॉइस डी में, दैट इज द करेक्ट आंसर. Select the number pair in which the two numbers are related in the same way as are the two numbers of the following number pair. तो ये एनालॉजी आ गई आपकी नंबर एनालॉजी या नंबर पेयर एनालॉजी. 36 और 84, 36 से 84 कैसे प्राप्त होगा? तो ध्यान से देखने पर हमें मालूम पड़ता है कि 36 और 84 ये दोनों के दोनों नंबर्स 12 के टेबल में आते हैं. तो हम कह सकते हैं कि 12 इंटू 3 इज 36 एंड 12 इंटू 7 इज 84. अब यहां पर ऐसा कौन सा नंबर पेयर है जहां पर कि पहला नंबर इंटू 3 करने पर आता है और दूसरा नंबर इंटू 7 करने पर आता है? तो अगर देखें 27 और 63, तो यह है 9 इंटू 3 27 और यह है 9 इंटू 7 63. चॉइस ए बिल्कुल सही है. तो बी सी डी में क्या गलत है? ये देखिए 7 इंटू 3 21 है, लेकिन 7 इंटू 7 ये तो 49 होता है, 51 नहीं होता है, इसीलिए बी गलत हुआ है. सी में 19 इंटू 3 57 और 19 इंटू 7 ये तो 133 होता है, जबकि यहां दिया गया है 135, इसलिए सी गलत हो गया. डी देखें 15 इंटू 3 45, तो 15 इंटू 7 105 होता है, 105 95 नहीं होता, इसलिए डी गलत हो गया. बहरहाल ए के अंदर जो पेयर दिया गया है 27 और 63 ये ठीक वही पैटर्न फॉलो करता है जो कि पेयर 36 और 84 फॉलो कर रहा है इस एनालॉजी में. चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर. ये आ गई आपकी मैथमेटिकल पजल. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. ₹1875 is divided among A, B and C in such a way that A's share is half of the combined share of B and C and B's share is 1/4 of the combined share of A and C. By what amount is C's share more than that of A? एक एक स्टेटमेंट लेते हैं. ₹1875 is divided among A, B and C. तो एक बात तो पक्की हो गई कि A plus B plus C होना चाहिए 1875. और तरीका ये बता रहा है A का शेयर इज हाफ ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ B एंड C. तो A बराबर है हाफ ऑफ B प्लस C. यहां पर हम ये कह सकते हैं कि B प्लस C बराबर है 2A के. देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड B शेयर इज 1/4 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड C. B का शेयर A और C के शेयर का 1/4 है कंबाइंड में. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि A प्लस सी बराबर है 4B. तो अब तीनों के शेयर यहां पर बड़े आराम से निकल जाएंगे अगर हम ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दें. तो A प्लस B प्लस सी की जगह मैं 2A डाल दूं तो बना 1875. तो 3A बराबर है 1875 के, जिसका अर्थ हुआ कि A बराबर है 1875/3 माइने 625. लेकिन वो आपसे पूछ रहा है बाय व्हाट अमाउंट इज सी शेयर मोर देन दैट ऑफ ए. तो सी का शेयर भी आपको पता होना चाहिए. तो सी का शेयर आप कहां से निकालेंगे? आइए यहां पर बी का शेयर निकाल देते हैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए. इस इक्वेशन को ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1875 में डालेंगे तो बी की वैल्यू भी निकल आएगी. तो ए प्लस सी तो बना 4B जमा में बी, दैट इज 1875. तो इसका मतलब 5B इज इक्वल टू 1875. This implies B is equal to 1875/5. तो B की वैल्यू आ गई 375. अब A 625 है, B 375 है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो बनता है 1000. तो C की वैल्यू कितनी हुई? 1875 माइनस 1000, वो बराबर है 875 के. अब क्वेश्चन है कि C का शेयर A के शेयर से कितना बड़ा है? वही 875 में से आप 625 माइनस कर दें तो आपको प्राप्त होता है 250. तो सी का शेयर ए के शेयर से ₹250 ज्यादा है. चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर. तो ये आ गई वर्बल एनालॉजी. तो बुक और थिसॉरस. तो थिसॉरस एक तरह की बुक होती है. तो क्या फॉरेस्ट एक तरह का ट्री होता है? बिल्कुल नहीं. पाइथन एक तरह का रेप्टाइल होता है? बिल्कुल सही.
देखिए सेम वे में जैसे आप इन्हें रिलेट कर रहे हैं बुक और थिसॉरस को, ठीक वैसे ही उसी सुर में उसी स्वर में आप इन चॉइसेस में दिए गए पेयर्स को भी रिलेट कीजिए। थिसॉरस एक तरह की बुक होती है, तो पाइथन एक तरह का रेप्टाइल होता है। क्या वुड एक तरह का फर्नीचर होता है? नहीं। क्या बॉल एक तरह का टेनिस होता है? नहीं। तो बी यहां पर उसी सुर में उसी तरह के पैटर्न में बिल्कुल फिट होता हुआ चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। Which two signs should be interchanged? Sign interchange का क्वेश्चन आ गया ये। In the following equation to make it correct. तो भाई यहां पर एक एक करके पहले चॉइस ए बी सी डी इनका एक एक करके इस्तेमाल करते हैं और साइंस चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए में दिया गया है प्लस और डिवीजन, इन्हें इंटरचेंज करते हैं इस इक्वेशन में। तो 12 माइनस 8 प्लस के स्थान पर आ गया डिवीजन, 12 इंटू 9 डिवीजन के स्थान पर आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 9। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। तो ये बना 12 माइनस 2/3, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इंटू 9 प्लस 3। क्या ये बराबर होता है 9 के? आगे देखते हैं। ये 3 और 9 3 से कटे, तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6, सो 12 माइनस 6 प्लस 3, सो 12 माइनस 6 प्लस 3। क्या ये 9 के बराबर होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि 12 माइनस 6 हो गया 6, 6 प्लस 3 इज 9। तो चॉइस ए फटाफट से हमारा उत्तर निकल आया। बाकी चॉइसेस चेक करने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आप चॉइस ए को मार्क कर सकते हैं, फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो इंडिविजुअली आप बी सी डी को चेक करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? ये आ गया फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन, जिसमें हमें काउंट करने हैं स्क्वायर्स। अब अगर आप देखें तो छोटे से बड़े पर जाएं, तो सबसे पहले तो छोटे स्क्वायर्स देखें। देखिए ये स्क्वायर है, तो ये वाला जो स्क्वायर है इस तरह के इस नाप के स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8। अब ये वाले स्क्वायर्स लें। ये देखिए जो 4 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट, जिन्हें हम कह सकते हैं क्वार्टर्स, ठीक। तो ये हो गया 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब इससे बड़ा स्क्वायर लें। देखिए एक स्क्वायर रखा है कुछ इस तरह से, तो ये बना 13, और एक सबसे बड़ा वाला स्क्वायर, तो ये बने टोटल 14 स्क्वायर्स इन ऑल। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज पे आधारित प्रश्न है अब आपके सामने, नॉन वर्बल रीजनिंग का। व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर, यहां पे प्लेस कर दी गई है। तो देखिए जैसे बात हुई थी पहले भी कि जो पॉइंट मिरर से जितना दूर उसे उतना दूर लीजिए, जो पॉइंट जितना पास है उसे उतना पास लीजिए। इसे ऐसे जोड़ दीजिए। ये कुछ इस प्रकार आना चाहिए आपका डायग्राम। ये रफ में हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह का डायग्राम अगर आपको कहीं दिख रहा है तो बी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला सर्कल नहीं है, दैट इज नॉट टू बी सीन। हाँ, डी के अंदर ये सभी चीजें हमें ठीक इसी प्रकार की दिख रही हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे वो 25 क्वेश्चंस सीजीएल एग्जामिनेशन के। एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस किस तरह से हमें सॉल्व करने चाहिए, क्या प्रोसेस लगानी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, एक बार जरूर आंकिए और जांचिए कि आपको कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है हर एक टॉपिक पे। अगले डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।